हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले। इसमें हम आज पढ़ेंगे रिजोनेंस। दूसरा कलर ले लेता हूँ, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। हम पढ़ेंगे इसमें रिजोनेंस के बारे में सबसे पहले, फिर रिजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। और उसके बाद इतने पढ़ने के बाद जब आपको रिजोनेंस लिखने आ जाएगा ना मॉलिक्यूल का, तब हम पढ़ेंगे रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस रिजोनेंस इफेक्ट कहते हैं इसको, या इसी का नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। दोनों स्टूडेंट सेम है। रिजोनेंस क्या है? तो रिजोनेंस एक प्रोसेस है, ये एक फेनोमेना है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है, और इसका जो इफेक्ट देखा जाता है ना मॉलिक्यूल के अंदर, उसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। उसको आप रिजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो। तो बेटा दोनों सेम है, रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? सेम है। रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम है बेटा, अब इसे दिमाग में रख लो, ठीक है। रिजोनेंस सिंगल अलग है, लेकिन रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट ये सेम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिजोनेंस के बारे में। तो रिजोनेंस का अगर मतलब पूछो तो इसका मतलब होता है, आप लिखते चलना इसको, कि रिजोनेंस में द रिजोनेंस मीन्स रिजोनेंस मीन्स केवल मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। मूवमेंट मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल में रिजोनेंस के अंतर्गत। डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका? अगर आप इसका डिफिनीशन लिखोगे छोटा सा, बहुत सिंपल हो जाता है। लिखो, द डीलोकलाइजेशन ऑफ द डीलोकलाइजेशन the delocalization of pi electrons in the molecule is called resonance, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का बस मूवमेंट होगा, और कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें एटम का, आयन का मूवमेंट नहीं होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता है। ध्यान रखना है ये सब बात, ये सब मेन पॉइंट है रेजोनेंस से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें, अगर एक चीज और देखना चाहो, इन रेजोनेंस ओनली, आप ये भी लिख ही लो पॉइंट तो सही रहेगा, है ना। इन रेजोनेंस ओनली पाई इलेक्ट्रॉन वैरी। कौन वैरी करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स वैरी करेगा। जैसे देख लो, बस एक छोटा सा मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, है ना। इसमें देख लो, जैसे मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं, बेंजीन। ये बेंजीन है, क्योंकि इसमें साइक्लिक कंपाउंड है और इसके अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। अब इसमें देख लो, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इसमें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है अल्टरनेट पोजीशन पे, अल्टरनेट का मतलब है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ऐसे, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट पोजीशन। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा? इसमें शिफ्ट होगा, और ये वाला फिर इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो देख लो, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट किया था, डबल बॉन्ड दे दिए, यहाँ वाला यहाँ शिफ्ट कर गया, और इसके आगे वाला इसमें, डीलोकलाइजेशन हो गया ना।
बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का, मतलब बॉन्ड एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो इसी को कहते हैं रिजोनेंस। इस प्रोसेस को कहते हैं रिजोनेंस। रिजोनेंस बस एक प्रोसेस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज वगैरह का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, रिजोनेंस या रिजोनेटिंग, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, सिंपल, देख लो। सभी सिंगल बॉन्ड पे भी डबल बॉन्ड वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है सारे कार्बन पे मूव किया, देख लो 1 2 3 4 5 6 सब पे मूव किया। तो इसलिए सबसे होते हुए डॉटेड पॉइंट इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। और इस रिंग के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, रॉबिन्सन ने। आप नोट करते जाना, इसीलिए इसका नाम है रॉबिन्सन रिंग। ओके। और ये जो बना ना, ये स्ट्रक्चर जो फाइनल बना, ये दोनों बेंजीन को मिला करके है, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 को मिला करके है, इसीलिए इसका नाम है रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक। बस मैं छोटा सा एग्जांपल दिया हूं। अब हम समझते हैं, परिभाषा करते हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और रिजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चले जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे लिख लेना पॉइंट दे करके, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम RS, ठीक है। बहुत बड़ा यूज होगा तो बार बार इसको नहीं लिख सकते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ये क्या होता है, इसका परिभाषा होता है कि all the possible all the possible structure all the possible structures that can be written for a molecule to explain, ऐसा क्यों करते हैं, तो to explain various properties of molecules are called resonating structure। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सब अच्छे से कॉपी में लिखते चलो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी में हम ले, जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है ना, वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस बात को भी लिख लो। जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स है वो क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। रिजोनेंस structures are hypothetical in nature। ये नेचर में क्या है, हाइपोथेटिकल है, कि मान लिया गया कि ऐसा होता है ठीक है। चलो इसके बाद पढ़ते हैं हम, ये रिजोनेंसिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेंस सब समझ में आ जाएगा। एक होता है रिजोनेंस हाइब्रिड, इसमें हमने देखा था ना, देखो एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो जब हम रिजोनेंस लिखेंगे ना, तो जितना स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का बनेगा, पॉसिबल होगा, उसी को बोलते हैं रिजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो सबको मिला करके आएगा, 1 2 3 और भी बन सकता है, और सारे मॉलिक्यूल लेंगे तो और भी बनेगा, सबको मिला करके जो एक फाइनल बनेगा, सबको मिला करके उसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। तो रिजोनेंस हाइब्रिड का भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब देख लेते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड का। रिजोनेंस हाइब्रिड यहाँ पे लिख लेना,
रेजोनेंस हाइब्रिड को हम RH बोलेंगे। ये बहुत सिंपल होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड में लिखना द मिक्स्ड स्ट्रक्चर, दूसरा कलर से लिखता हूं मैं इसको, द मिक्स्ड स्ट्रक्चर किसका? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। द मिक्स्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको मिला करके एक फाइनल बनता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इसको कहेंगे। अब देखो इसके यहां पर मैं समझा रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी और रेजोनेंस हाइब्रिड को भी, बेंजीन का एग्जांपल्स लेकर के। हम एग्जांपल्स ले लेते हैं बेंजीन का। ये हमारा है बेंजीन। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम लिखना चाहे तो ये इस तरीका से लिखा है। ये डबल बॉन्ड आगे मूव करेगा, इस सिंगल बॉन्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डबल बॉन्ड है ये सिंगल की तरफ मूव करेगा। तो आप इसको इस तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे? तो इसको आप आगे कर दो, फिर इसको इसमें थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर लेने दो बेंजीन का। हमें इसमें हो नहीं पा रहा, एग्जाम्पल को मैं छोटा कर दे रहा हूं। ये रहा एग्जाम्पल, देखो इस तरीका से बेंजीन का स्ट्रक्चर हम ले लिए। यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्टरनेट, एक छोड़ करके फिर यहाँ पे दे दीजिए, फिर एक छोड़ करके यहाँ पे दे दीजिए। अब इसका जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो इस तरीका से होगा, ये वाला इसमें शिफ्ट करेगा, यहाँ वाला इसमें शिफ्ट करेगा और ये वाला इसमें शिफ्ट करेगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बन जाएगा। देखो इस प्रकार बनेगा कि यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ खिसक गया और यहाँ वाला जो डबल बॉन्ड था वो ऊपर चला गया ना। अब उसके बाद देखो फाइनल जो स्ट्रक्चर बनता है बेंजीन का वो इस टाइप से बनेगा। सभी पे गया है ना, तो इस तरीका से लिख दो। एक रिंग बना, इस रिंग को किसने दिया था? रॉबिन्सन ने। मैंने अभी भी बताया, तो इसको बोलते हैं रॉबिन्सन रिंग, नोट कर लेना अच्छे से। और ये जो स्ट्रक्चर है ना तीसरा वाला, ये दूसरा और पहले का मिश्रण है, मिक्स्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है बहुत सारे को मिला दो और एक फाइनल बना दो, उसी को तो हाइब्रिड कहते हैं। पढ़ते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला करके और क्या करते हैं हम लोग, एक फाइनल स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो वही तो होता है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, उसके बाद इसमें तुम कर सकते हो जो हमारा स्ट्रक्चर 1 बना ये वाला, तो इसको बोलेंगे हम क्या? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS। इसको भी क्या बोलेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गए? रेजोनेंस के प्रोसेस में जितना स्ट्रक्चर बनेगा ना उसको बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो फाइनल बनेगा उसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिश्रण होता है, इस दोनों को हमने मिला दिया, मिला करके ये फाइनल बना, तो इसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। और ये दोनों अलग अलग रेजोनेंस के द्वारा लिखा गया है, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड समझ में आया? रेजोनेंस एक प्रोसेस है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है विद इन मॉलिक्यूल,
बात नंबर 1। बात नंबर 2, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर जितने भी लिखे जा सकते हैं रिजोनेंस के द्वारा उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला दो तो एक फाइनल बनता है जिसको बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, RH। तीनों क्लियर? चल अब पढ़ते हैं आप जो हमारा है वो है कंडीशन फॉर रिजोनेंस। रिजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो आप ध्यान रखना स्टूडेंट कि रिजोनेंस के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली बात तो मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड होना चाहिए। मॉलिक्यूल, ये फर्स्ट कंडीशन में लिख रहा हूं, ठीक है। अब पहले समझो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल कंजुगेटेड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहेंगे किसको? बहुत ही आसान, एग्जाम में भी आ जाता है कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल पहचानिए। एक होता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, एक होता है नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन रहेगा, उसको हम बोलेंगे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। अब सीधा याद रखो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर लाना है ना, इसलिए जैसे देख लो ये हमारा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कैसे सर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है? तो यहाँ पे इस कार्बन को देखो 1 कर देता हूं मैं, 2 इसको मैं 3, मैंने नामकरण कर दिया। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, ठीक है। p ऑर्बिटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है, इसका भी क्या है? sp2 है। सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक, हाँ, और इसका क्या हो जाएगा? इसका भी क्या है? sp2 है। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, या फिर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ओके, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 है, तो कंजुगेटेड नहीं होगा क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। नॉन कंजुगेटेड का मतलब जहां पे sp sp2 पॉजिटिव और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, उसको हम नॉन कंजुगेटेड बोलेंगे। तो चलो कंडीशन हम लिखते हैं पहला, कहां कहां पे रिजोनेंस संभव है, सारे पॉसिबिलिटी को हम अच्छे से नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो पहला कंडीशन तो यही है, पहले तो आप ऐसे लिख लो, होना क्या चाहिए था, ऐसे कर गए। फॉर रिजोनेंस आप ऐसे लिखना, फॉर रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? फॉर रिजोनेंस शुड बी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, मैंने ऊपर बता दिया कि मॉलिक्यूल को कंजुगेटेड होना चाहिए। उसके बाद एक नंबर में पहला कंडीशन ये है कि पाई बॉन्ड्स, ठीक है, पाई बॉन्ड्स एंड कैटायन should be alternate position, should be alternate position। मतलब पाई बॉन्ड और कैटायन अल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। अल्टरनेट पोजीशन का मतलब है पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर पॉजिटिव चार्ज। ये एग्जांपल्स देख लो, जो ऊपर वाला जो एग्जांपल्स है ना, यहाँ ये इसी का एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स इसका लिखना चाहोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो और रिजोनेंस देख सकते हो उसमें, ठीक है। देखो कैसा एग्जांपल हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या है ये CH2 है और पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एक एक छोड़ के अल्टरनेट पोजीशन होता है। तो यहाँ पे देख लो इसका मूवमेंट तो हो ही सकता है ना, बहुत अच्छे से हो सकता है इसमें रिजोनेंस करवाना तो कैसे कर दो। अगला जो प्लस चार्ज है यहाँ पे ऑर्बिटल खाली है, ऑर्बिटल क्या है यहाँ पे? खाली है ना। तो खाली होगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आराम से चला जाएगा, और चला जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर अब कैसा हो गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये क्या हो गया? खाली, और फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। यही हो गया रिजोनेंस। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर सेकेंड। अब इसका अगर रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो देखो इस तरीका से तुम बना सकते हो, CH2 CH
सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर प्लस था, पार्शियल पॉजिटिव, और यहां से डॉटेड लाइन खींच दो, ये हो गया हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, और ये CH2 पॉजिटिव इस तरीका से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल, पहले नंबर का ही नेक्स्ट एग्जांपल देख लो अच्छे से, तुम्हें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस तरीका से देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे है तो डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज। देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, फिर सिंगल, फिर कैटायन है, तो इसका स्ट्रक्चर तुम इस प्रकार बना सकते हो। इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि यहां वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ठीक है, ये आगे मूव कर जाएगा, यहां वाला भी आगे मूव कर सकता है, इसको इसमें मूव करवा दो, एक बार मूव हो सकता है ये, ठीक है, और यहां वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसमें मूव कर सकता है। तो देखो इस वाले कार्बन से मैं इसको 1 2 3 4 5 नेमिंग कर देता हूं ताकि आप अच्छे समझ जाए। तो पहले वाले कार्बन से कार्बन इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो CH2 पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, फिर यहाँ सिंगल, क्योंकि बॉन्ड तो टूट चुका है ना, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH, फिर अगला वाला इलेक्ट्रॉन आगे चला गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल CH, आगे चला गया तो डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये हो गया हमारा क्या, रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2, इसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS, और सबको मिला करके लिखोगे तो एक क्या बनेगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। चलो दूसरा कंडीशन हम देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 कहता है कि पाई बॉन्ड्स, ये सारे मॉलिक्यूल के टाइप्स हैं जिसमें रेजोनेंस संभव है, लिखते चलना सब। दूसरा है कि पाई बॉन्ड्स एंड anion should be alternate position, अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड्स और क्या होने चाहिए, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देख लो इसका एग्जांपल्स, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसमें तुम इस प्रकार करवा दो रेजोनेंस। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ चला जाएगा, इस कार्बन में चला जाएगा, जस्ट अपने ही नेबरिंग एटम में जाता है, ध्यान रखिएगा, तो फिर ये डबल बॉन्ड खुल जाएगा, तब तो अल्टरनेट पोजीशन पे रहेगा ना। तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड खुल गया, फिर CH, और जो इलेक्ट्रॉन दोनों आ रहा है तो फिर क्या बना देगा, पहले से एक बॉन्ड था अब डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये भी क्या हो गया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये 1 और ये 2। हाइब्रिड बनाना चाहते हो तो देखो हाइब्रिड कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल, CH2 CH CH2, लास्ट ये पहले वाले पे आया है निगेटिव, निगेटिव दे दो, लास्ट वाले पर भी निगेटिव, इसमें डॉटेड लाइन दे दो, बस यही हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। लिखने की कोई जरूरत नहीं, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जामिनेशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी तो लिख लेना कॉपी में, अभी कॉपी भी लिख लेना अच्छे से, ठीक है। ऑफलाइन क्लास ले रहे होते हैं तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बच्चा पूछता है पीछे से, सर फिगर भी उतारना, बताओ ये फिगर है। ये स्ट्रक्चर है ना, इसलिए। तीसरा तीसरा हो जाएगा पाई बॉन्ड्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स एंड फ्री रेडिकल, free radical should be alternate position, alternate position। जितना में हाइब्रिडाइजेशन वो रेजोनेंस संभव है मैं सब बता दे रहा हूं, आप अच्छे से नोट करते जाओ। तो इसका एग्जांपल हम 3 नंबर वाले का नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो इसका एग्जांपल देखो, फ्री रेडिकल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इसमें देख लो CH2 डबल बॉन्ड
CH2 यहाँ पे मैं ये कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। चलो ऐसा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट अलाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम अलाइल हो जाता है, अलाइल फ्री रेडिकल। लिख लेना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे दो और इसी का एक इलेक्ट्रॉन इस पे दे दो। आपको पता है ना तीर का निशान क्या होता है, ये फिश हुक है, वन बार्ब्ड है, वन हेडेड बार्ब्ड है। तो इसमें क्या होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है जीओसी का, तो उस पर आप देख लेना। तो CH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे रेडिकल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन गया तो फिर सिंगल बॉन्ड हो गया और CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। सर यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, एक नंबर और 2 नंबर कार्बन, देखो 1 2 और 3, तो 1 2 से एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ गया और एक इलेक्ट्रॉन पहले से 3 नंबर पे था, तो दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बना लिया। इस तरीका से ये बन गया, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। तो ये हो गया हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी हो गया क्या, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तुम एक और बना सकते हो, एग्जांपल्स देख लो, ये सब लिखते जाना, एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तुम्हें तुम अच्छे से सीख रहा होगा, मुझे पता है। इस तरीका से एक मैं साइक्लिक रिंग ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे दे दो, ठीक है, ये एक साइक्लिक रिंग हो गया। यहाँ पे फ्री रेडिकल में दे देता हूँ, यहाँ फ्री रेडिकल दे दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, एक डबल बॉन्ड आप यहाँ पे दे दो। अब चलो इसका रेजोनेंस कैसे हो जाएगा, फटाफट कर लो, खुद से सीख गए हो ना तुम। वीडियो पॉज करके आप कर भी सकते हो खुद से, फिर मिला लेना सही है कि नहीं। देखो यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दो और इसका एक इलेक्ट्रॉन ना इसी कार्बन पे रहेगा, इस वाले कार्बन पे रहेगा। अच्छा रुको, कैसे हो रहेगा, अच्छे से देखो, जो तुमको आएगा नहीं, फिर से मिटा दे रहा हूँ, मिट जाओ भाई। देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट कार्बन पे गया और एक इलेक्ट्रॉन इसी का उठ करके इस कार्बन पे आ जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीका से खींचेंगे, ठीक है, और इस तरीका से खींचोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाएगा, क्योंकि इस पे तो इलेक्ट्रॉन था ना, एक इलेक्ट्रॉन था ऑड नंबर, एक इलेक्ट्रॉन गया, डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब इसके अल्टरनेट पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखो इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, ये 1, ये सेकेंड बन गया RS सेकेंड, ये RS फर्स्ट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद देख लो, तो फिर से देख लो, यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, देख लो इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ तो डबल बॉन्ड गया ही था, अब डबल बॉन्ड इस कार्बन पे बनेगा और फ्री रेडिकल यहाँ आ जाएगा। कहोगे सर आगे रेजोनेंस नहीं होगा क्या, तो इसमें 3 ही संभव है ना बेटा, क्योंकि अगला जो ये जो कार्बन है ना, ये हमारा है sp3, और sp3 है तो आगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और अगर इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को भी आप लिख सकते हो, किस तरीका से फ्री रेडिकल का लिखा जाता है, तो आप इस तरीका से लिखोगे, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद कहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, इस जगह पे था इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ एक इस जगह पे इलेक्ट्रॉन था, और डबल बॉन्ड कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड है, तो डॉटेड लाइन खींचते हुए और यहीं तक रहेगा, ये पूरा गोल नहीं होगा, रिंग नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस कार्बन पे नहीं हुआ है, जहां पे sp3 था वहां पे नहीं हुआ है। तो इस तरीका से इसको बोलेंगे क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर, तीसरा हो गया। चलो 4 नंबर हम सीखते हैं। 4 नंबर में क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, पाई बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए, पाई बॉन्ड्स या लोन पेयर, ऐसे आप लिख लो, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। लोन पेयर क्या, तो इलेक्ट्रॉन, पेयर इलेक्ट्रॉन should be alternate position, should be alternate, should be alternate position। देख लो पाई बॉन्ड में और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में भी संभव है। कैसे, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH है और यहां पर तुम खींच दो क्या, Cl, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे रहेगा, चार्ज नहीं है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो तुम इसको ऐसे मिला सकते हो,
डबल बॉन्ड को इसके तरफ ले जाओ और यहाँ वाला डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीका से। तो देख लो CH2 पे इलेक्ट्रॉन आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। फिर CH डबल बॉन्ड और Cl, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। यही हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट। बहुत सिंपल है। चलो पांचवा, अच्छे से लिखते जाना इसको, पाई बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स should be alternate position, should be alternate position, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड, फिर भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है देख लो, अल्टरनेट में हमें क्या लेना है, पाई बॉन्ड को ही लेना है। एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर ये CH डबल बॉन्ड O है। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, हो गया, बन गया CH2 पॉजिटिव, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट, CH यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से बता सकते हैं ना हम लोग, बहुत सिंपल होता है। इसमें एक और एग्जांपल लिख लो, ये हम सीख रहे हैं रेजोनेंस लिखना। पहले रेजोनेंस लिखने आएगा तब तो तुम +m -m मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ोगे ना। रेजोनेंस लिखने आ ही नहीं रहा है तुम्हें और तुम मॉलिक्यूल का कैसे सीख जाओगे इसीलिए तो आप रेजोनेंस पहले लिखना सीखिए। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ देख लो अल्टरनेट पे रहेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा और एक मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देता हूँ। अब इसमें मूवमेंट करवाओगे तो देखो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन आगे की चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, तो हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन पे तो है ही। बिल्कुल ऊपर गया तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर देख लो अभी जो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन इस दो कार्बन के बीच में आएगा, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो तुम, यहाँ पे निगेटिव, ठीक है, फिर ऊपर तो डबल बॉन्ड था ही, यहाँ जहाँ पे पॉजिटिव था वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव। अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि अगला जो ये जो कार्बन है ये क्या है, sp3 है, और sp3 में पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन संभव नहीं है ना, क्योंकि उसका कोवैलेंट बॉन्ड पूरा भरा हुआ है, इसीलिए मतलब उसके p ऑर्बिटल्स पूर्णतः भरे हुए हैं, इसलिए होगा। चलो इस तरीका से हो जाएगा, स्ट्रक्चर 3 बन। चलो एक लास्ट है, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, 6 नंबर में है रेजोनेंस डी ऑर्बिटल एंड पाई इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, रेजोनेंस इन, तुमने तो ये लिखा है पहले, रेजोनेंस इन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल का रेजोनेंस करवाना है, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देख लो, CH2 होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लिख दो PH3 पर पॉजिटिव चार्ज। इसमें रेजोनेंस संभव है क्या, इसमें रेजोनेंस संभव है, संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि फास्फोरस का देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d खाली है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, PH3 हो जाएगा, तो रेजोनेंस संभव है। लेकिन यहीं पर अगर NH3 दे देता
कि NH3 तो रेजोनेंस संभव नहीं होता। वो देता है क्वेश्चन, है ना, NH3 करके, तो बोलना इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो ये था रेजोनेंस। टोटल हमने देखा है कि रेजोनेंस को कैसे लिखते हैं। चलो आप रेजोनेंस सीख गए हो तो रेजोनेंस करके बता दो। राइट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना है इसका। इस फ्री रेडिकल का तो हमने लिखा है, इस CH2 का लिखना है। फटाफट करो खुद से, वीडियो पॉज करके। फिर ये क्वेश्चंस है, आप इसको भी कर सकते हो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देख लो कैसे बनाओ, बहुत ही आसान है। इसमें देख लो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसमें शिफ्ट होगा। एक मिनट, स्क्रीनशॉट आप ले लेना क्वेश्चंस का, देख लो इसका भी ले लो और इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, या कॉपी में लिख लो फटाफट, ताकि मैं बता दूं और तुम फिर इसको देखने के बाद खुद से करो कि तुम्हें आता है कि नहीं। नहीं आएगा तो फिर से सीख लेना, ठीक है। चलो पहले इसी का करते हैं हम लोग। इसमें देखोगे स्टूडेंट, तो पहले तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बना के देखना होगा। देखो किस तरीका का स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब NO2 ग्रुप है, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, और एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला जाएगा इस ऑक्सीजन पर, बॉन्ड खुला तो यहाँ वाला चला जाएगा इसके बीच में। तो देख लो कैसे हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। इस तरीका से होता है रेजोनेंस। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड रहने दो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन गया है इस पर तो निगेटिव चार्ज, और ये तो इसको रहने दो, इस ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये अगले वैलेंसी को भर देगा, इस पॉजिटिव वाले को भर देगा, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक। तो जाएगा तो देख लो फिर से स्ट्रक्चर कैसा बन गया। अब ये डबल बॉन्ड आगे गया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और इसका वैलेंसी खाली, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, फिर निगेटिव, फिर जो ऑक्सीजन था जो जैसे वैसे ही हम लिखते जा रहे हैं। फिर ये देखो ये वाला बॉन्ड इसमें घुस जाएगा, तो इसमें चला जाएगा, तो देख लो फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे चला गया, यहाँ पे एन निगेटिव, ओह सॉरी ये तीर नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। देखो इस तरीका से अभी जितना बना ना, इस सबको बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। RS1 है, RS2 है, ये RS3 है, और ये RS4 है। RS मतलब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस तरीका से, ठीक है। 2 नंबर वाले का देख लो। 2 नंबर तो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल में, अब इसको देख लो 3 नंबर वाले का देख लो। 3 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर मैंने किया है ना अभी एग्जाम्पल में ऊपर, इसमें देख लो। तो ये वाला यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन पे रहेगा, तो इसको तुम इस तरीका से लिखोगे। ये रेडिकल वाला है, रेडिकल वाला रेजोनेंस जल्दी सही नहीं होता, इसलिए इसको बार बार प्रैक्टिस करना। तो डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH2। अब यहाँ पे आ गया रेडिकल, पहले से डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ दे दिए। फिर से देख लो ये डबल बॉन्ड है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। तो जैसे ही जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड फिर से बना लेगा। डबल बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर रेडिकल CH2, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड, पहले से डबल बॉन्ड एक यहाँ है। फिर से देख लो एक इलेक्ट्रॉन का डबल बॉन्ड है, हाँ एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा डबल बॉन्ड वाला, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, तो इस तरीका से हो जाएगा। फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये हो जाएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया। देखो कितना स्ट्रक्चर बना, 1 2 टोटल 3। और सबको मिला दोगे तो बन जाएगा एक रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें डॉटेड लाइन चला जाता है ना, ठीक है। चलो इसमें देख लो कैसे बनाओगे इसका। तो इस वाले बॉन्ड को इसमें शिफ्ट कर दो, जैसे ही शिफ्ट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन खुल के इस पे चार्ज के रूप में आ जाएगा। सब स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बदलता नहीं है कुछ भी। फिर देख लो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसको उठा करके इस कार्बन में शिफ्ट कर दो, तो जब शिफ्ट होगा ये इस तरीका से है ना,
तो यहाँ पे जाएगा और फिर ये वाला जो होगा ये खुल करके इसमें आ जाएगा। हो गया, इतना आसान तो है। यहाँ पे देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे तुम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का साइन ऐसे ही दिया जाता है, डबल हेडेड दोनों तरफ से देते हैं। ठीक है, तुम इसको कर सकते हो आसानी से, बहुत ही आसान होता है ये। इसमें देख लो इस वाले इलेक्ट्रॉन को तुम लेकर के इसमें शिफ्ट कर दो दोनों कार्बन के बीच में, तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये खुल करके इस पे आ जाएगा। देख लो यहाँ डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया ना, इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को तुम जब इस दोनों कार्बन, लेकिन ये इस कार्बन को देख लो तो ये कार्बन sp3 है। ठीक है, ये वाला कार्बन जो था ये हमारा sp3 था, ये sp3 है यहाँ वाला। तो अब इससे आगे रिजोनेंस नहीं हो सकता, sp3 के आगे नहीं होता, बस sp और sp2 में ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका अगर तुम रिजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो इस तरीका से बनेगा। रिजोनेंस हाइब्रिड भी बनाने आना चाहिए बच्चों को। 12th तुम पास कर जाते हो केमिस्ट्री अच्छे से, मार्क्स भी अच्छा रहता है, 75-80 नंबर रहता है, लेकिन उसको रिजोनेंस और रिजोनेंस हाइब्रिड लिखने नहीं आता अच्छे से। यहाँ पर निगेटिव चार्ज था तो चलो निगेटिव दे दो, उसके बाद कहाँ निगेटिव गया है, इस पे निगेटिव गया है, इस कार्बन पे निगेटिव नहीं था तो यहाँ पे नहीं देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ना तुम डॉटेड लाइन खींच दो बस। कहोगे सर इधर नहीं देंगे, नहीं इधर नहीं देंगे क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हुआ है। इसमें देख लो, इसको यहाँ पे सब शिफ्ट कर दो तो यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तो पहले से है ही पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट कर दो, तो इसमें शिफ्ट करोगे तो देख लो कैसा हो जाएगा, कैसा हो गया। फिर यहाँ पे आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, लगभग सारे कार्बन पे तो डबल बॉन्ड चला ही गया, डबल बॉन्ड भी चला गया और पाई इलेक्ट्रॉन भी। तो इसका रिजोनेंस हाइब्रिड ये हो गया हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझे लगता है अब तुम्हें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। ये बन जाएगा हमारा क्या, सब पे गया ना डबल बॉन्ड, तो ऐसे करके गोल्डिंग सब पे चला जाएगा और सब पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव ऐसे करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं ना, इसी में है रिजोनेंस सीख गए तो अब रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सिंपल इसके बारे में लिखो। पहली ये बहुत आसान होता है, इट इज परमानेंट इफेक्ट। पहली बात, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये परमानेंट इफेक्ट है। अप्लीकेबल कहां पे अप्लीकेबल होगा, तो अप्लीकेबल ओनली फॉर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, अप्लीकेबल ओनली फॉर conjugated molecule, conjugated molecule। क्यों पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, क्या कर देता है मेसोमेरिक इफेक्ट, ऐसा कौन सा काम कर देता है। तो इन मेसोमेरिक इफेक्ट सीधा लिखेंगे, इन मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा इसको बेटा हम एम इफेक्ट भी कहते हैं। मैंने लिखा है रिजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों एक ही है। रिजोनेंस एक प्रोसेस है और उसके द्वारा रिजोनेंस के कारण जो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, एसिडिक नेचर चेंज हो जाता है, बेसिक नेचर चेंज हो जाता है, स्टेबिलिटी चेंज हो जाता है, उसको हम दिखाते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट से। अगर बात होती है कि रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट बोथ आर सेम। ओके बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए नाम में कि रिजोनेंस इफेक्ट मेसोमेरिक इफेक्ट अलग है क्या, नहीं बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है। तुम्हें क्वेश्चन बनाने आना चाहिए, साल भर तुम इसी कंफ्यूजन में रहो कि रिजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट अलग है क्या, डिफरेंट है क्या, नहीं बेटा दोनों सेम ही है। रिजोनेंस अलग है, रिजोनेंस एक प्रोसेस है जो हमने अभी पढ़ा ना, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं आएगा करने, तो तुम मेसोमेरिक इफेक्ट या रिजोनेंस इफेक्ट जिस जो भी कहते हो तुम, उसको तुम कैसे जानोगे, है ना, नहीं जान पाओगे ना। ठीक, तो इन मेसोमेरिक इफेक्ट होता यह है कि ड्यू टू रिजोनेंस
ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, द वेरियस प्रॉपर्टीज, द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा, क्या सब, तो जैसे में एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर लिख लो अभी, देयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, आर चेंज्ड, आर वेरी लिखो, चेंज वेरी कर जाता है, बदल जाता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, वेरी, यही होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसके टोटल ना दो टाइप है, टाइप्स देखोगे तो कितने हैं, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, या इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ए नंबर में हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट इसको बोलते हैं, पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलेंगे ना प्लस एम इफेक्ट। अब इसके बारे में यहीं पे पढ़ो कि क्या होता है प्लस एम इफेक्ट। देखो पहली बात तो प्लस एम इफेक्ट क्या करेगा, इंक्रीज, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इन बेंजीन रिंग एट कहां पे, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन, ध्यान रखोगे, जस्ट लाइक प्लस आई इफेक्ट पढ़े हो ना, वैसे ही प्लस एम इफेक्ट, जो सब प्लस आई शो करेगा प्लस एम भी वही शो करेगा। ऑल एनायनिक स्पीसीज, ऑल एनायनिक स्पीसीज शो प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, जितना भी है ना वो सब शो करेगा प्लस एम इफेक्ट को। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर फिनाइल रिंग से जुड़ा होगा ना ग्रुप ऑफ एटम्स, अच्छा इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट वाला डोनेट कर देगा। मतलब आप लिख सकते हो द ग्रुप, ठीक है, द ग्रुप व्हिच शिफ्ट्स, व्हिच डोनेट्स लिखो, डोनेट्स इट्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स, टुवर्ड्स इट्स नेबरिंग, ये अपने पड़ोसी को ना इलेक्ट्रॉन दे देगा टुवर्ड्स इस नेबरिंग। ठीक है, अब माइनस प्लस एम इफेक्ट शो कौन सा करता है, उसको भी आप याद रख लो। तो साधारण तो देख लो CH2 वाला शो करेगा ही करेगा, है ना, उसके बाद NH वाला शो करेगा, उसके बाद ऑक्सीजन वाला शो करता है, और फिर ये थायो ग्रुप वाला शो करता है। लेकिन ऐसे याद मत रखो, थोड़ा सा ज्यादा है, तुम वैसे याद रखोगे तो तुम्हें रेजोनेंस करने में दिक्कत नहीं होगी। तो तुम इस तरीका से याद करो, प्लस एम वाले में फिनाइल रिंग से जो भी जुड़ा रहेगा ना, ये फिनाइल रिंग होता है, ये फिनाइल रिंग है। और इससे अगर जुटा हुआ है, क्या सब जुटा हुआ है, तो OH जुटा हुआ है, OR जुटा हुआ है, NH2 जुटा हुआ है, NHR जुटा हुआ है, अगर NH को हटा दो, जुटा हुआ है NR2, या फिर जुटा हुआ है मान लो
इसी के साथ जुटा हुआ है अगर तुम्हारा क्या NHCOR, ठीक है। और फिर तुम्हारा जुटा हुआ है ऑक्सीजन वाला, ठीक है। और फिर C डबल बॉन्ड O वाला, और फिर क्या जुटा हुआ है R। तो ये सब जितने भी है ना, सब पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है सब पे, नाइट्रोजन पे होता ही है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन देगा, ये सब प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो इसके बारे में लिख लेना, प्लस एम इफेक्ट के बारे में ऐसे करके तुम लिख लो। द ग्रुप अटैच्ड टू फिनाइल रिंग, ताकि तुम भूलोगे नहीं, फिनाइल रिंग should carry lone pair, जो भी लोन पेयर कैरी करेगा ना वो इसको डोनेट करेगा। और हाँ, ये भी लिख लेना लास्ट में, हेलोजन एक्स वाला, क्लोरीन, ब्रोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब भी डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ध्यान रखना है ताकि तुम्हें रिजोनेंस बुझने आए। प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा? ये सारे ग्रुप प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइनस एम इफेक्ट के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ठीक है। चलो देख लो, अब बी नंबर में लिख लेना माइनस एम इफेक्ट। मतलब क्या? निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट बोलेंगे निगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो पहली बात तो ये क्या करेगा, जैसे इसमें क्या सब लिखे थे हम लोग, यहाँ पे देख लो, प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, वो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ऑल कैटाइनिक स्पीसीज हो जाएगा, वहां डोनेट सही क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। जस्ट वही सब बात है। पहली बात तो लिखेंगे कि माइनस एम इफेक्ट ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट, या माइनस एम इफेक्ट ही लिख लो। माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम्हें लाइन याद रहेगा तब तो तुम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाओगे ना, एरोमेटिक कंपाउंड का। ये लाइन याद ही नहीं रहेगा तो तुम फिर कहोगे क्या सर रिएक्शन लिख रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो माइनस एम इफेक्ट डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग एट ऑर्थो, और कहां पे, पैरा पोजीशन पे। इसीलिए मेटा निर्देशी हो जाता है ये सारे, ठीक है। इसमें होता क्या है, द ग्रुप विच विथड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां से, फ्रॉम इट्स नेबरिंग, अपने नेबर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो घट ही जाएगा ना। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन सा शो करता है, तो जो भी आप पहले से जानते हो, जो माइनस आई शो करता है वही प्लस माइनस एम शो करेगा, माइनस आई वाला। तो माइनस आई इफेक्ट जो शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट कौन सा शो करेगा, तो आपको पता है ना, NO2 ग्रुप शो करता है, फिर CN शो करता है, फिर CHO शो करता है ना। फिर और सब क्या है जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर उसके बाद तुम लिख सकते हो COH, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये सब माइनस एम शो करेगा, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे
माइनस एम इफेक्ट वाले, इसको तुम अच्छे से ध्यान रख लो। हमने क्या सब आज पढ़ा इस लेक्चर में। अच्छा एक बात और, इसमें जो क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, इसमें तुम क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन माइनस एम और कौन प्लस एम को शो कर रहा है। ठीक है, कौन माइनस एम और कौन प्लस एम को शो कर रहा है। कहाँ पे क्वेश्चन चला गया, ये सब तो हमने रेजोनेंस देखा है, बस तुम्हें बताना है कि कौन सब शो करेगा, टिक आउट करना है तुम्हें। यहाँ पे यही है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। बस तुम्हें पहचानना है कि कौन प्लस एम कौन माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर लिख देता हूं और तुम इस स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट आंसर बता देना। मैं इधर आंसर लिख रहा हूं, कौन सब शो करेगा कौन सब शो नहीं करेगा। तो इधर मैं लिख देता हूं प्लस एम वाला आंसर, यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस एम वाला आंसर। ठीक है, माइनस, उसको दूसरे कलर से ले लो, तुम बना लो तुम फटाफट तेजी से, स्क्रीनशॉट बहुत ही आसान है। माइनस एम कौन शो करेगा, देखो पहले देखो तुम प्लस एम शो कौन शो करेगा। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट कौन सब शो करेगा। अच्छा इसमें प्लस एम शो करने वाला ग्रुप देख लो, कहाँ आ गया रेड वाला। प्लस एम जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इलेक्ट्रॉन देगा कौन, बी नंबर वाला, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा, डी भी दे देगा, उसके बाद ई नंबर भी दे देगा ना ये सब। उसके बाद देख लो माइनस एम वाले में, माइनस एम में ए हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले लेगा एल्डिहाइड ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। उसके बाद देख लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने लिखा है अभी उसमें। ठीक है, उसके बाद देख लो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ही जाएगा, ये अपनी तरफ ही खींचेगा, तो क्या हो जाएगा जी नंबर, ये तो क्वेश्चन भी बनाया है ना। उसके बाद जहां पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, डी ऑर्बिटल कमी है एसिडिक नेचर का, तो एच भी हो जाएगा। तो इतना सारा हो जाएगा जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा। तो तुम्हें तो पहले ये बुझने आना चाहिए कि माइनस एम और प्लस एम शो कौन कर रहा है। आप ऐसे ध्यान रखना कि प्लस एम प्लस आई, माइनस एम और माइनस आई, ये सारा ग्रुप इसमें आ जाएगा, प्लस आई वाले ग्रुप इसमें चले जाएंगे। ठीक है, बेंजीन लिंक फिनाइल लिंक की वजह से थोड़ा सा चेंजिंग आता था, मैंने सबको लिखवा ही दिया है। उसके बाद और भी तुम लिख सकते हो, इसमें हम लोग क्या सब पढ़े थे। और तो इसमें इतना ही आज। और हाँ, इसका जो एप्लीकेशन होगा ना, जो एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम माइनस एम इफेक्ट है, स्टेबिलिटी ऑफ जो भी इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होता है, फिर एसिडिक नेचर कैसे डिफाइन होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। मतलब रिजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसको आप जरूर देखिएगा ताकि प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट का कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो ना, लेकिन जब तक उस पर आप क्वेश्चन नहीं बना लोगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस 2 लाइन का डेफिनेशन रख लेने से कि रिजोनेंस क्या होता है, प्लस एम माइनस एम क्या होता है, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा। उसको तो पढ़ो ही, लेकिन उसके साथ में क्वेश्चन भी करवा लो। और जो मैं भी और जीओसी में पढ़ा रहा हूँ उस पर आधारित मैं क्वेश्चन जरूर करवाता हूँ, है ना, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से। अब जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा ना, इसमें ये होगा एप्लीकेशन के बारे में, कि एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट। ज़्यादा नहीं, बस 35 मिनट का वीडियो होगा, 35 मिनट, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर नीट में जेईई मेंस में पूछा गया है। मेरा सारा क्वेश्चन वहीं कराया था, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, नोट कर लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट कीजिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और हाँ सर्दी ज़्यादा है, घर से मत निकलिएगा। थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट।